ये पैगाम है दुनिया की तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग पाकिस्तान की तरह। आप बादशाह आदमी हैं, कर लीजिए आप ये मजाक हमारा, लेकिन कोई जाए और स्टोरी करे जरा ज़मान पार्क के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मलिका एलिज़ाबेथ जो कि इस वक्त बरतानिया की क्वीन है, वो ना सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में और वहाँ के हुक्मरानों में सबसे काबिल कदर शख्सियत समझी जाती हैं। मलिका बरतानिया की अपनी कौम और अपनी रियासत के लिए बेतहाशा खिदमात हैं जिनका एतराफ़ उनकी कौम आज तक करती है। और बरतानिया में पैदा होने वाले हर बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो मलिका का बच्चा है क्योंकि उसकी सरपरस्ती मलिका करेगी और उसके तमाम अखराजात 18 साल की उम्र तक रियासत बर्दाश्त करती है। मलिका बरतानिया ने जंग अजीम दोम के बहरान से लेकर आज तक बरतानिया को मुत्तहिद रखा और बरतानिया के ऊपर एक माँ का किरदार अदा किया। मलिका बरतानिया के दूसरे साहबजादे यानी शहजादा एंड्रियो पर एक इल्ज़ाम लगता है, एक खातून वर्जीनिया जोफ्रे जिनकी उम्र इस वक्त 38 साल है। इस खातून ने यह इल्ज़ाम लगाया कि जब इनकी उम्र 17 बरस थी तो इन पर मलिका बरतानिया के दूसरे बेटे शहजादा एंड्रियो जिनकी उम्र इस वक्त 61 बरस है, उन्होंने जिनसी हमला किया और उन्हें रेप का निशाना बनाया। ये खातून 2015 से इस इल्ज़ाम को पब्लिकली दुनिया के सामने रख रही हैं और बिलाखिर उनके इस इल्ज़ाम पर अमेरिका में एक मुकदमा चला और अब अमेरिकी अदालत ने ताज बरतानिया के वारिस शहजादा एंड्रियो के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है या हुक्म दे दिया है और अब ताज बरतानिया या तख्तो ताज बरतानिया के वारिस शहजादा एंड्रियो पर केस चलेगा बाकायदा तौर पर। मलिका बरतानिया ने इस फैसले के फौरी बाद जो फैसला किया, उस फैसले ने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया कि एक माँ अपने बेटे के बारे में इस किस्म का फैसला कर सकती है। और वो फैसला ये था कि बकिंगम पैलेस से जो बयान जारी हुआ, उस बयान के मुताबिक मलिका ने यह फैसला किया कि उनके बेटे यानी शहजादा एंड्रियो को शाही खानदान से फौरी तौर पर बेदखल किया जा रहा है। शहजादा एंड्रियो के ऊपर से जो शाही सरपरस्ती है उसका हाथ उठाया जा रहा है और शहजादा एंड्रियो के पास जितने भी फौजी एजाज़ात या टाइटल्स हैं वो उनसे वापस लिए जा रहे हैं। उन्हें जो हिज रॉयल हाइनेस HRH कहा जाता है, हिज रॉयल हाइनेस का खिताब उनसे वापस लिया जा रहा है। उन्हें ड्यूक ऑफ यॉर्क कहा जाता है, वो खिताब उनसे वापस लिया जा रहा है और अब वो बरतानिया के किसी भी आम शहरी की तरह इस ट्रायल का सामना करेंगे। यह फैसला दुनिया की इस वक्त सबसे ताकतवर खातून मलिका बरतानिया ने अपने बेटे के बारे में सादर फरमाया है। और मलिका बरतानिया ने गुज़श्ता 26 बरस में ये 5वीं शख्सियत है उनके ख़ानदान की जिन्हें उन्होंने अपने ख़ानदान से बेदखल किया या उनके ओहदों को बरतरफ किया। मलिका बरतानिया ने अपने ख़ानदान के या अपनी बादशाहत के उसूलों, अक़दार और रस्म व रिवाज को कायम रखा। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान किया, उन्होंने अपने रिश्तों को, अपने खून को कुर्बान किया, लेकिन उन्होंने बरतानिया की रिवायात को कुर्बान नहीं किया, उन्होंने बादशाहत की अक़दार को कुर्बान नहीं किया। और यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम हुक्मरानों में शर्क से लेकर गर्ब तक जो उनको इज्जत और मकाम हासिल है वो किसी और मुल्क के हुक्मरान को दुनिया में उस तरह से हासिल नहीं है। ये पैगाम है दुनिया की तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग पाकिस्तान की तरह, कि अगर आप हुक्मरान हैं और आप बाप हैं या आप माँ हैं और आपका बेटा या आपकी बेटी अगर कोई जुर्म सरजद करे तो आप उसे इंसाफ के कटहरे में खड़ा करते हैं, उसे आग कर देते हैं और उसे एक आम शहरी के साथ खड़ा करके
और उसे अदालत में पेश होने का हुक्म देते हैं, ना कि आप पूरी की पूरी रियासत, जत्थे, चापलूस, खिदमत गुजार सब खड़े कर देते हैं उसको बचाने के लिए। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैजुल्ला कमोगा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज धामरा साहब ऑनरेबल सीनियर मेंबर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और चौधरी जाफर इकबाल साहब साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमें स्काइप पे ज्वाइन करें। जाफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जाफर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये कैसी बादशाहत है? यानी एक तरफ हमारी जमहूरियत, तीसरी दुनिया के ममालिक की जमहूरियत, उनकी बादशाहत भी ऐसी रिवायात और ऐसी मिसालें पेश कर रही है जो हमारे जैसे मुल्कों की जमहूरियतों में पेश नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। यकीनन अहले यूरोप ने अपने आप को तहजीब व तमद्दन में और अपने मुल्कों को, अपने माशरों को असूल व ज़वाबित में ढाला, इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। और आज अगर वो अक़वाम आलम की इमामत और क़यादत कर रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ इंसान और इंसानियत की कदर की जाती है। मैं खुद बतौर एक मेहनत कश और मजदूर और एक रोज़ी कमाने वाले के नॉर्वे में 7-8 साल रहा हूँ। बहुत सारी फैमिली मेरी तहसील खारियों से ताल्लुक़ है और तकरीबन लोग बैरून ममालिक ज़्यादा मुकीम हैं। बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेंगी। उन्होंने अपने माशरे को, अपने लोगों को जो कुछ सिखाया है, जो पढ़ाया है, जिस तरह से तरतीब दिया है, वो बिल्कुल ये उसका ही अक्स नज़र आता है। और मल्का बरतानिया नहीं, अगर आप नीचे की सतह पे देखें, हम उन लोगों के दरमियान रहे हैं, हम उन लोगों के दरमियान बसे हैं, हमने उनके साथ मामलात किए हैं, कारोबार किया है और उनके दरमियान में, उनकी बस्तियों के अंदर रहे हैं। तो बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ। और हमारे लिए जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए जो हम सीरत कॉन्फ्रेंसें सैकड़ों लाखों करते हैं, हमारे लिए जो हम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया सारी को जगमगा देते हैं, रोशन कर देते हैं, अपने गली कूचे जो है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुंबा है उनके लिए, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज जिसकी कमी है तो वो ये है कि कोई उनके किसी एक काम की झलक हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आती। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा तजाद है और इसी वजह से ना हमारे माशरों में सुकून है, ना इंसाफ है, ना सोशल सिक्योरिटी है। हमें उन्होंने, मैं नॉर्वे के अंदर अभी अब्बास साहब रहा हूँ, तो मुझे अगर आप इजाजत दें तो एक आध मिसाल दे के, वहाँ पे इस हद तक बराबरी का है कि आप जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जो यहाँ से जाके वहाँ बसे और रहे हैं, हमें भी वो अपने बराबर का शहरी समझते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन, पड़ोसी के बारे में गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक बात पहुंची कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शायबा होता है, कई दफा एहसास होता है कि अल्लाह तबारक ताला पड़ोसी को विरासत में हिस्सेदार न बना दे। तो नॉर्वे के अंदर ये देखा, आपने पड़ोसी का इतना एहतराम करना है जिसकी इंतहा नहीं। यानी आप अपने घर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपका पड़ोसी डिस्टर्ब हो, जिससे उसकी जिंदगी को मसला बने। और मेरे और आपके यहाँ क्या है? इसी तरह उनकी ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो उनकी नॉर्वे में मैंने जब लाइसेंस हासिल किया 2 दफा इसलिए स्टक आउट हुआ कि मैंने पैदल चलने वाले का एहतराम नहीं किया। और यहाँ तो पैदल चलने वालों, आपको वो बलोचिस्तान के कैंपी साहब बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो रौंद के चले जाते हैं यहाँ पे, उसके वीडियो एविडेंस होता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता। और वहाँ 2 दफा सिर्फ इसलिए स्टक किया, एक सड़क के किनारे फुटपाथ के ऊपर खड़ा था शख्स और मेरा इंस्ट्रक्टर कहता है जी मुझे गुमान था कि वो सड़क क्रॉस करना चाहता है, हालांकि वहाँ सिग्नल नहीं है, मुझे रुकने की पाबंदी नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाल है। और दूसरी तरफ हम हैं, यकीनन मल्का बरतानिया ने जो इकदाम किया वो इखलाकी लिहाज से
इखलाकी इक़दार के लिहाज से बहुत ही बरतर है। मेरा ख्याल है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती हमें अपने आज के ज़माने के अंदर। आप अपने यहाँ पे तो मुलाजमों को भी बचा लिया जाता है, वहाँ तो अपने लख्त जिगर को कहना कि भाई तुम आज से बिल्कुल आम आदमी और जाके सामना करो। आजिज़ धामरा साहब, आपकी लीडरशिप के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, चाहे वो भुट्टो फैमिली में से हो, जरदारी साहब की फैमिली में से हो, तो सारी पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हो जाती है, दिफा कर रही है। इधर से PMLN की अगर लीडरशिप पर इल्ज़ाम लग रहा है तो सारी PMLN साथ खड़ी है शरीफ फैमिली की। इमरान खान साहब पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो सारी PTI कहती है भी बाकी सब भाड़ में जाए, इमरान खान साहब का दिफा करेंगे। तो ये तो जमहूरियत नहीं है सर। पर इस जमहूरियत से तो वो बादशाह 1000 दर्जे बेहतर नहीं है, मलिका बरतानिया की बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इशू ये नहीं है कि इंडिविजुअल केस का हम यहाँ पर डिस्कस करें, मगर इशू ये है कि सोसाइटीज़ जो है वो इंसाफ के बुनियादों पे चलती हैं, और जो रवैये हैं सोसाइटी के, उनकी बुनियाद जब इतनी मजबूत होती है तो बरतानिया जैसे मुल्क में अगर इस तरह का कोई फैसला इससे उलट हो जाता तो वो क्वेश्चन मार्क होता, मगर वहाँ पर ये नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे लिए। इसलिए बहस मौजू है कि ये हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह हम सोसाइटी जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, यहाँ के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि हम इस पर डिस्कस भी करते हैं और इस पर तबसरे भी हो रहे हैं हमारे, मगर वहाँ के लिए इतना बड़ा ये इशू नहीं है, वहाँ पर ये नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है। मगर उस मुल्क के हवाले से जहाँ पर आपने सिर्फ सियासी पार्टियों के हवाले से या सियासी लीडरशिप को कोट करते हुए कहा, मैं ये एग्री करता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर सोसाइटी के तमाम सेक्टर के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कह दे, आपके चैनल के हवाले से ये बात कर दे, बड़ी मादरत के साथ, ये कोई मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, तो अगर मीडिया के हवाले से कोई इल्जाम लग जाए तो सारी मीडिया उसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी साफी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है। एक साफी पे इल्जाम लगे सारी साफी तंजीमें साथ खड़ी, फांसी पे लटका दो, फांसी पे लटका दो, मगर वही बेंच के जज बाद में ये एतराफ कर लें। आखिरी बात, मिसाल के तौर पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो केस है, उस बेंच के रिटायरमेंट के बाद जज कहते हैं कि जी हमसे ज्यादती हो गई, तो मतलब उस सोसाइटी में फिर आप एग्री नहीं करते कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ठीक लग रहा है, वहाँ पर कोई ना कोई फिर ये दिफा कर देता है कि मेरे मुखालिफ का इल्ज़ाम है इसलिए दुरुस्त नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर फुकदान है, तो इसलिए जब इन्वेस्टिगेट हो जाए तमाम चीज़ें, उसके बाद अगर कोई चीज़ फिक्स्ड कर दें आप, तो सोसाइटी उस पर एतबार करेगी। मगर यहाँ तो मैंने आपको केस का हवाला दिया, तो उनकी सोसाइटी में ये नॉर्मल केस था। हमारे यहाँ ये डिस्कस इसलिए होता है कि हमारे यहाँ ये अमूमन नहीं होता। बिल्कुल सही। ये तो जो आपने बात की, ये तो और हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। यानी उनके यहाँ ये कानून, इंसाफ, नज़्म ज़ब्त और बराबरी ये उनके घुट्टी में है, और हमारे यहाँ ये चूँकि होता ही नहीं है, तो हमें हैरत हो जाती है कि अच्छा ये भी दुनिया में हो रहा है। कमोका साहब, फैसल वाडा साहब पर इल्ज़ाम लगता है इमरान खान साहब उनको प्रोटेक्ट करते चले आ रहे हैं मुसलसल, वाडा साहब को बचाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से कौमी असम्बली से, उनको सेनेट में लेकर चले जाते हैं ताकि डिस्क्वालीफाई हो जाएं। जरताज गुल साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपनी हमशीरा को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, अपने ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए। जरताज गुल साहिबा आज भी वज़ीर हैं। इसी तरह से गुलाम सरवर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, गुलाम सरवर खान साहब आज भी उनकी कैबिनेट में है। तो इमरान खान साहब भी बातें तो हमें ये बरतानिया की वो हमें सुनाया करते थे, बरतानिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन की, और काम उनके भी ऑलमोस्ट फैसले उसी तरह के जो रिवायती पाकिस्तान में होते थे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर, आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। आपने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है, मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ कह रहा हूँ, इस बात को ये ना समझिएगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा ये यकीन और ईमान इमरान खान के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहूँगा। मैंने पॉलिटिक्स से, मैं आपको बताना चाहता हूँ अमीर, कि मैंने 2008-9 में MP रहने के बाद पीपल्स पार्टी से मैंने पॉलिटिक्स को खैर बात कह दिया था, अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। और फिर उसके बाद मैंने ये समझा था कि अगर कोई बंदा जो है इस मुल्क के लिए बेहतर साबित हो सकता है या इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है और हमें उसके हाथ मजबूत करने चाहिए, उस वक़्त यकीन कीजिएगा अमीर के हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिल जाएगी या हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। हम तो उस वक़्त स्ट्रगल करने के लिए
मे बी मैं ये सोचता था कि एक जो हम स्ट्रगल करेंगे तो इसका रिवार्ड हमारे बच्चों को, मे बी उनके बच्चों को अगली 2-3 नस्लों में जाके शायद हम तब्दीली लाने में कामयाब होंगे। देखिए अमीर, 3.5 साल का टेन्योर है इमरान खान का अभी तक, और मैं बड़े दर्द दिल के साथ ये कहना चाहता हूँ, हर तरह के लोग हर किस्म की पार्टियों के अंदर मौजूद होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको पहले कहा है कि मेरा यकीन है कि वो किसी भी, और आप बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोगों की उन्होंने कुर्बानी भी दी है। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का नुकसान कर लिया, लेकिन उन्होंने जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया और वो चीज़ें मैच्योर हुई तो उन्होंने उनको अपनी पार्टी से भी फारिग किया है। इसकी मिसालें आपको किसी और पार्टी के अंदर नहीं मिलेंगी जो मिसालें आपको तहरीक इंसाफ के अंदर मिलती हैं। तो मैं आपको लेकिन फैजुल्लाह भाई, ये मिसालें भी तो है ना जो मैं दे रहा हूँ उस वक्त, ये भी तो मिसालें इमरान खान साहब ने रकम की है ना माशाल्लाह। नहीं, मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर अगर कोई चीज साबित होती, अगर कोई चीज इनके ऊपर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में साबित होती तो डेफिनेटली इनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन होता। जिनके खिलाफ कोई चीज आई है सामने तो उनको जरूर खान साहब ने जो है वो फारिग किया है। एक और आपको मिसाल दे दूं, जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया, जैसे नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, और नवाज शरीफ साहब को पार्टी का कायद बना दिया गया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, साकिब निसार साहब ने फैसला दिया कि वो पार्टी कायद भी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते हैं, यानी वो कोई ओहदा नहीं ले सकते। इमरान खान साहब ने उनको हुकूमत बनते ही जहांगीर तरीन साहब को लाके बहुत सारी जो टास्क फोर्सेज हैं उनमें बिठाना शुरू कर दिया और अपने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हालांकि वो डिस्क्वालीफाई थे लाइफ टाइम। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन होना इस बात के ऊपर वो ये है कि आप किसी जो है वो ओहदे के ऊपर जा सकते, आप किसी ओहदे को नहीं रख सकते, आप कोई पार्टी का या गवर्नमेंट का कोई ओहदा नहीं रख सकते, आप कोई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, लेकिन आपकी अगर किसी फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्टीज है, कोई आपसे मशवरा करना चाहता है तो क्या वो मशवरा उनसे नहीं किया जा सकता? नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मशवरा बिल्कुल आप बजा फरमा, मशवरा तो किसी बुरे इंसान से भी अच्छा मशवरा लिया जा सकता है, मशवरा तो अमानत होती है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो बाकायदा तौर पर उन मीटिंग्स को चेयर करते थे, फैसले करते थे, वो मशवरे की हद तक नहीं थे उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी मुशावरत ही शामिल होती थी। अब मैं भी जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैंने वो सारी चीजें खुद देखी भी हैं, तो उनकी मुशावरत ही होती थी। एनीवेज, मैं आपको मैंने आपको पहले भी बात कही है, पूरे यकीन और ईमान के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन मुझे ये फील होगा कि खान साहब जो है वो इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो शायद मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँगा। इमरान खान साहब जो है वो इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। हमारी लास्ट पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में भी यही बात हुई और उन्होंने बड़ा खुल के वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि कोई मिल फैक्ट्री इमरान खान ने नहीं लगाई, उन्होंने इस मुल्क का कोई पैसा नहीं लूटा, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टियां नहीं बनाई इन 3.5 सालों के अंदर। उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात को ऊपर उठाया जाए, हेल्थ कार्ड लेके आए। अच्छा, उन्होंने एक सर अकाउंटेबिलिटी की चूंकि बात है, आपकी पार्टी का एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है और हम भी बात अकाउंटेबिलिटी और लॉ की और रूल ऑफ लॉ की कर रहे हैं, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ फरमाया है अभी पार्लियामेंट में, असेंबली में स्पीच करते हुए, दिखाएं जी। कमोका साहब जब बरतानिया की मिसाल देते हैं तो मलिका बरतानिया को भी इस बात का इल्म है कि मेरे बेटे के खिलाफ कोई विंडिक्टिव जस्टिस नहीं हो रहा, तो लिहाजा वो अपने बेटे को कटहरे में खड़ा करती है ना। तो यहाँ तो आपकी ऑपोजिशन कैसे कटहरे में खड़ी हो? वो तो कह रही है कि आप इंतकाम ले रहे हैं हमसे। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी धामरा साहब कह रहे थे और चौधरी जाफर साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की। बात ये है, किसी भी आप सेक्टर ऑफ सोसाइटी में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी के आप हिस्से में चले जाएं, हर जगह पे आपको कार्टेल्स नजर आएंगे, आपको हर जगह के ऊपर जो है वो माफियाज नजर आएंगे। मिन हैसल कौम इस वक्त हम जिस इखलाकी पस्ती का शिकार हैं, अकेला इमरान खान अगर आप कहें या कोई भी पॉलिटिकल क़यादत वो अकेले इस बहरान से इस कौम को निकाल सके तो मुमकिन नहीं है जब तक ये कौम अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार ना हो। ये 3.5 साल की हुकूमत में इमरान खान, अब ये देख रहे कमोका साहब, अब आपने 25 साल तक आप कहते रहे कि भाई लीडर अच्छा आएगा तो कौम ठीक हो जाएगी, अब आपने सारा नस्ल बेचारी कौम पे गिरा दिया है। मेरी बात भाई, मेरी बारी है।
ऐसे मैं जरा उनसे तो हिसाब कर लूं पहले, एक सेकंड सर। उनको पहले दे दें जी, बारी लेना बारियां लेने से काम नहीं चलेगा, सच बोलने से काम चलेगा। देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जो मैं सही समझता हूँ ना अमीर अब्बास, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, खान साहब का एक वक्त में ये सोच थी, वक्त के साथ साथ चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी होती हैं, चीज़ें जो है वो हालात बदलते हैं। जब एक चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट है, जब आप वहाँ पे खुद उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो मेरे भाई मैं ये गुजारिश करता हूँ, हमने बीइंग तहरीक इंसाफ 3.5 साल जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती साथी हैं इमरान खान के, हम सब ये समझते हैं, अब इस बात के ऊपर हमारा कंसेंसस है कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। जो रियासत मदीना की बात हमारे लीडर इमरान खान साहब करते हैं। चले मैं जरा एक कमेंट जाफर साहब से ले लूं। जाफर साहब, ये जो पीटीआई के अंदर इस वक्त यानी नूर आलम साहब खड़े हो गए हैं, परवेज खटक साहब की गुफ्तगू साहब, राना इनके जो सेक्रेटरी तलात रहे हैं अहमद जवाद साहब, उन्होंने तो बिल्कुल खुलम खुला बगावत कर दी इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये जो कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, ये क्या हो रहा है फिर जाफर साहब? मेरे पास पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम रुकने कौमी असम्बली जनाब फैजुल्लाह कमोका साहब का कि आपने मलका बरतानिया की मिसाल दी। आपके पास 3 साल की मिसालें हैं भाई पाकिस्तान की। इमरान खान साहब ने बिल्कुल देखे अकरबा परवरी तो आपको कहीं दूर फेंक दी और हर शख्स को वो कटहरे में लेके आए। हर उस शख्स जिसने जुर्म किया उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। तो आप इतनी लेक्चर पूरा आपने हमें जो है वो मलका बरतानिया के ऊपर दे दिया। जिन्होंने चीनी चोरी की, जिन्होंने गंदम चोरी की, निकाल दिया उन्हें पार्टी से। जिन्होंने मास्क और दवाइयां चोरी की, निकाल दिया उन्हें पार्टी से। वो तो उन्हें साथ भी नहीं रखना चाहते। कितने ईमानदार आदमी हैं। हलीमा बाजी का केस आया कौमी असम्बली के अंदर फाइनेंस बिल पेश करके और नैब के अंदर जो है वो तरमीम कर दी कि भाई इसके लिए किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, एक 17 ग्रेड का ऑफिसर इसे देख लेगा, बस ठीक है, हो जाएगा मसला हल। जब आसिम सलीम बाजवा साहब की चोरी पकड़ी गई तो इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दी जो है वो आसिम सलीम बाजवा ने, और इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसे तस्लीम कर लिया कि आप तो भले आदमी हैं। इसी पे जाफर भी एक ब्रेक, इसी इजाजत से एक ब्रेक, या आपने और ज्यादा पर्टिनेंट केस रेफर कर दिया है आसिम सलीम बाजवा साहब वाला कि उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार की और कोई फैसला नहीं किया। और आसिम सलीम बाजवा साहब आज तक उस सहाफ़ी को किसी कोर्ट कचहरी में नहीं लेकर गए और कोई डेफेमेशन उसके खिलाफ या डैमेजेस क्लेम नहीं किए। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। जाफर साहब, ब्रेक से पहले आपने आसिम सलीम बाजवा साहब पर केस रेफर किया। बेशुमार मिसालें हैं कि जिस पे इमरान खान साहब या खामोश रहे या उन्होंने अगर एक्शन भी लिया तो वो उन जो म्यार उन्होंने खुद रखा हुआ था उस म्यार के मुताबिक वो एक्शन नहीं था। इसमें अमीर अब्बास साहब ऐसे है कि एक असद उमर साहब अल्लाह भला करे माहिर मुआशियात हैं, उन्होंने एक फाइनेंस बिल पेश किया था जिसके अंदर ये तरमीम की गई कि जो क्रिकेट की PSL की फ्रेंचाइज खरीदेगा उसे भी टैक्स माफ होगा। तब मुल्तान सुल्तान किसी ने खरीदी थी, वो शायद जहांगीर खान तरीन साहब ही हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, और उनके साहबजादे ने खरीदी थी, उनके लिए टैक्स माफ कर दिया गया। कौमी असम्बली में तरमीम हुई और जिस तरह से फैजुल्लाह कमोका साहब फरमा रहे थे, जितना इन्हें यकीन है इमरान खान के जो है वो उन सारे इक़दार के साथ, जो इमरान खान साहब ने पिछले 2 साल पहले घर बनाया है ज़मान पार्क में, पिछला घर गिरा के नया बनाया है, जरा उसका हिसाब दे दें कि वो कैसे बना, कहाँ से बना, कितनी इनकम जनाबे इमरान खान साहब की है। बहरहाल ये जरूर कसीदे पढ़े इमरान खान साहब के, पढ़ने चाहिए। और जो आपने बात जहाँ से आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने क्या पूरा घर को डिमोलिश करके एक नया घर बनाया है? हो सकता है रेनोवेशन की हो मुनासिब से पैसे लगा के। जी मुझे तो शायद ये भी नहीं कहना चाहिए था, बहुत मुनासिब नहीं, वो खुद भी प्लस्तर करते रहे और गारा पकड़ाने के लिए भी घर के साथ थे। सीमेंट की बोरी वो कभी लाते थे जो वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह में से पैसे बचते थे और उससे प्लस्तर करके अगले महीने इंतजार करते थे। आप बादशाह आदमी हैं, कर लीजिए आप ये मजाक हमारा।
लेकिन कोई जाए और स्टोरी करे जरा ज़मान पार्क के ऊपर, बात करे जरा उसके ऊपर, और फिर इमरान खान साहब भी उसकी रसीदें दे। बहरहाल आपने सवाल किया जो है वो जिन 3 मेंबरान का, तो भाई ऐसे है कि अमीर अब्बास साहब, पीटीआई जिन लोगों ने बनाई, जिन लोगों ने ये MNAs नूर आलम खान दिया, जिन्होंने परवेज खटक दिया, जिन्होंने वो वजीर इत्तलात दिए, अपना सेक्रेटरी इत्तलात दिए, वो जब के चाहेंगे, जिस चीज से चाहेंगे वो वापसी का भी ऐलान करवा लेंगे, उनसे तड़ी भी लगवा लेंगे, कभी MPM से लगवाएंगे और कभी वो काफ लिंक से करवाएंगे। तो ये सारा कुछ तो होगा इंशाल्लाह, और ये इमरान खान साहब समेत सारी कौम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, वो वहां से निकलेंगे और आपके पास चले जाएंगे आपकी पार्टी में 2023 से पहले, तो वो उनके उसूल जो है वो नहीं है और आपके उसूल होंगे फिर आपकी पार्टी के? यकीनन हमारे भी उसूल नहीं होंगे, ये हमारी सियासत का एक स्याह दाग है, धब्बा है। हाँ। मैं बिल्कुल इसको बहुत बतौर पॉलिटिकल वर्कर ऑन करता हूँ और इसकी कीमत भी अदा करता हूँ। तो ये जो पार्टियां बदलने वाले हैं, रात को मंशूर बदलने वाले हैं, या जो पार्टियां बदलाने वाले हैं, जब तक सियासी क़यादत वो इमरान खान हो या कोई भी हो, उनका सहारा लेंगे, उनके इशारों पे चलेंगे, तो इसी तरह जो है वो हुकूमतें टूटेंगी, इसी तरह हुकूमतें बनेंगी और वो कोई भी अपने सियासी मंशूर पे अमल नहीं कर पाएगा। राइट। आजिज धामरा साहब, जरा ये सुने नूर आलम खान साहब ने क्या बात कही है, सुनवाएं जी। जी धामरा साहब, वो कौमी असम्बली में जो पहले वाली 3 कतारें हैं जिसमें सारे फेडरल मिनिस्टर बैठे होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं उसी पहली कतार के अंदर, पहली कुर्सी प्राइम मिनिस्टर की होती है, तो ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ECL में डलवाना चाहते हैं। देखें अमीर अब्बास, मेरे ख्याल में नूर आलम हमारी पार्टी में रह चुके हैं और उन्होंने जो बात की है वो कहते हैं कि हम गुनाहगार नहीं हैं। भाई अभी आपने जब मनी बजट की सूरत में, बिल की सूरत में आपने खुदकश मुआशी हमला किया है इस कौम के ऊपर, तो आपने वोट दिया है नूर आलम खान साहब। इसलिए आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ आपके वजीर या आपके प्राइम मिनिस्टर, आपने वोट किया है और डेस्कें बजाई हैं और आपने कहा है कि हम जीत गए, अपोजिशन हार गई। अपोजिशन इसलिए हारी कि वो इस बिल को रोकना चाहती थी, वो ना रोक सकी। अददी शुमार से आपने 18 वोटों से या 4 वोटों से भी आप ये बिल पास कर सकते थे, तो आपने पास किया, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात, इनकी पार्टी का नाम इंसाफ पे मुबनी था ना। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जब मैं महसूस करूंगा, अब वो मेरी ज़िंदगी में अब उन्होंने ये महसूस कर लिया तो वो अलग बात है। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने इंसाफ का जो जनाजा निकाला है ना सिर्फ इल्ज़ाम लगने वाले अपने वज़रा को उन्होंने इग्नोर किया है उन इल्ज़ामात का, बल्कि उन्होंने डिफेंस किया है, उनको प्रोमोट किया है। उन्होंने एक वजारत से निकाल के अगली वजारत में भेजा है ना। खुसरो बख्तियार के ऊपर भी इल्ज़ाम था, वो कहाँ है अभी, काबीना में नहीं है क्या? इससे पहले दवाई के मसले में कयानी साहब पे इल्ज़ाम थे, वो कहाँ है? और अगली बात यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ लाने वाली, दावा करने वाली जो गवर्नमेंट और पार्टी है, जो लीडरशिप है, वो कह रही है कि जो तरीन साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था सब्सिडी वाला, अब इल्ज़ाम लगने वाले के ऊपर तो तरीन साहब तो बड़े ख्वार हो रहे हैं, मगर जिसने ये सब्सिडी दी है वो इमरान खान के वसीम अकरम प्लस हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं PTI के अंदर से। और अगली बात कि उन्होंने अपनी पार्टी का एक सेनेटर उठाया, अली जफर साहब, उन्होंने कहा कि अली जफर मेरी पार्टी का सेनेटर है, वो ये डिसाइड करेगा कि तरीन साहब के ऊपर इल्ज़ाम ठीक है या गलत है। चलो FIA को मना कर दिया गया, आपने अपनी पार्टी का एक जज मुकर्रर किया, ये होता है क्या इंसाफ के मामले में? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो अली जफर को जो असाइनमेंट दी गई थी वो कहां है, उसकी रिपोर्ट कहां है, वो क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? वो बंद गली में, वो फाइल पता नहीं कहां गुम हो चुकी है। इसलिए इंसाफ के तकाजे तो यह है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, इंसाफ की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब, इनका एक नारा था कि हम जो है वो इंसाफ करेंगे, एहतसाब करेंगे। आपको याद है कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर कराची में आए थे, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया था कि नैब मेरे दोस्तों को तंग कर रही है। आपने अपोजिशन से बात की, अपोजिशन ने तजावीज दी, आपने शोर मचाया कि ये NRO ले रहे हैं, मगर आपने ऑर्डिनेंस पास करके नैब के उस जो कानून था, उसके जो पावर थे, उसको आपने कम कर दिए। तो आप बताएं कि आपके कौन से दोस्तों को तंग कर रहा था? और प्राइम मिनिस्टर साहब के FBR में जमा किए गए वो टैक्स रिटर्न, गोचवारे जो टैक्स जो जमा करवाते हैं, 2018 में फिगर देखें तो 2 लाख की है, और 2019 में जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो जाते हैं, चाहे सिलेक्टेड ही हैं,
मगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उसमें कितना इजाफा होता है? 98 लाख, मतलब 1 करोड़ का इजाफा होता है। तो ये कारोबार कहां से आया? 58% इजाफा होता है पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के बाद। क्या ये क्वेश्चन नहीं है? आप बात करते हैं रियासत मदीना की, हजरत उमर फारूक के दौर की, जो कुर्ते की लंबाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आपके अपने टैक्स में जितना इजाफा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब आप बताएं। या तो ये झूठ बोलना, ये दावे करना छोड़ दें। तो मेरे ख्याल में ये बातें काफी है मेरे भाई के लिए, जब वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की जात से मुतमन हूंगा, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं कोई कारोबार नहीं कर रहा। अभी कैबिनेट में उन्होंने कहा है कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। इन्हीं बातों पर ही रिटर्न बड़े हैं आपके, अपना अदम इत्मीनान शो कर देना चाहिए इमरान खान। और आखिरी अमीर बात, आपने जो बरतानिया वाली बात की थी ना, आपने जो बरतानिया वाली बात की थी ना, मैं आपके प्रोग्राम में एक बार फिर मुतालबा करता हूं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने एक केस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो इंसाफ देने वाला इदारा है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो केस आज भी मुंतजर है, इंसाफ कर रहा है कि उसको ओपन करो और ये कहो कि आपकी बेंच में मौजूद इन लोगों ने कैसे कहा कि ये गलत सजाएं दी गई। यस और नो में आप ओपन करें, ये केस आपका ट्रायल बेसिस पे है, फिर आप बरतानिया। और जो शख्सियत वो केस लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो उस वक्त आपकी पार्टी में थी, आजकल वो इमरान खान साहब के साथ हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब। जी फैजुल्लाह कमोका साहब, जो धामरा साहब ने कहा कि इतनी मिसालें उन्होंने गिनवा दी, उन्होंने कहा ये सारा कुछ है, अभी भी आपका दिल मुतमईन है इमरान खान साहब पे? अमीर अब्बास बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। अब जो करप्शन के बादशाह रहे, जो मतलब आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो कुछ मियां बरादरान ने या ये जरदारी फैमिली ने इस मुल्क के साथ किया है, और उसके बाद ये बैठ के उनको डटाई के साथ डिफेंड भी करते हैं और फिर इमरान खान के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये टैक्स रिटर्न कैसे बढ़े हैं सर? टैक्स रिटर्न कैसे बढ़े, इस बात का जवाब दे देखो हमको, कैसे बढ़े? ऐसे मैंने तामरा साहब आपकी बात में नहीं बोला, तो मेरे ख्याल में इखलाकियात भी यही कहती हैं। आप जो भी कह रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं की। तो इखलाकियात यही कहती हैं कि हम लोगों को जो है ना वो हकायक के ऊपर बात करें, लोगों को हम आपस में एक दूसरे के गिरबान या अपने गंदे कपड़े जो है ना वो यहाँ नहीं धोने चाहिए ऐसे जैसे आप कर रहे हैं। अच्छा अमीर अब्बास, मैं सीधी बात करता हूँ, जैसे ये बात कर रहे थे ना मेरे भाई, तो इनमें से कोई भी केसेस जो इनके खिलाफ हैं या नून लीग के खिलाफ हैं, ये अक्सरियत के साथ केसेस इन्हीं गवर्नमेंट्स के दौर में इन्होंने ही एक दूसरे के खिलाफ बनाए। और इमरान खान के खिलाफ भी ये सुप्रीम कोर्ट में गए और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान एक सादिक और अमीन शख्स है। अब 98 लाख रुपया टैक्स इमरान खान साहब अगर 2 लाख की टैक्स दे देते तो फिर तो ठीक था। अगर उनकी इनकम में कहीं से कोई कैपिटल गेन या कुछ ऐसा उनको हुआ है तो उस पे अगर उन्होंने, मैंने नहीं रिटर्न देखी अभी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। रिटर्न जो है वो हर बंदे की, जो भी हम पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ओपनली जो है वो सारे लोग देख सकते हैं, वो सबके सामने मतलब है। उसमें अगर किसी को कोई इनको इतराज है तो ये डेफिनेटली उसको लेके कोर्ट में जाए। देखिए कमोका साहब, ये जो तोशाखाना केस चल रहा है, यानी इमरान खान साहब कहते थे आपका ज़मीर क्या कह रहा है, आपका ज़मीर क्या कह रहा है, मेरा ये सवाल है। इमरान खान साहब कहते थे कि एक पाई जो है उसका जवाब देना चाहिए हुक्मरान को। मेरा ज़मीर मुतमईन है इमरान खान के ऊपर। मैंने पहले कहा है, मैं बड़ा करीब से इमरान खान साहब को जानता हूँ। मैं किसी ओहदे के लालच में या सेनेटरशिप के लालच में, किसी वजारत के लालच में इमरान खान के साथ नहीं हूँ। मैं इमरान खान की ईमानदारी, रास्तगोई और इमरान खान की इस कौम के लिए मोहब्बत, इमरान खान की इस कौम के लिए दुख और तकलीफ जो वो उसके दिल में है, जो वो इस अच्छा फैजुल्लाह भाई, जिन इमरान खान को जानते हुए आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, क्या आपने उस वक्त ये सोचा था कि जब ये इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे और तोशा खाने के बारे में सवाल होगा तो ये जवाब देंगे कि नहीं, हम मालूमात नहीं देंगे कि क्या कुछ मिला और वो कहाँ गया? देखिए मैं एग्जैक्टली आपको ईमानदारी से बताऊं अमीर अब्बास, मुझे इस केस का नहीं पता। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इसके बारे में पूछ लूंगा, आपसे बात कर लूंगा। तो
बारे में ये वैसे बड़ा अहम केस बना हुआ है। अब मजीद यकीनन आपको नहीं पता होगा, मैं आप जिस तरह फरमा रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन ये इस वक्त हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हुकूमत इस केस से भाग रही है, राय फरार इख्तियार करी। हुकूमत जवाब ही नहीं देना चाहती कि तोशा खाने में क्या कुछ आया था और वो कहाँ गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हुकूमत की तरफ से जो मिनी बजट लाया गया उसके ऊपर जब अपोजिशन ने ख़ास तौर पर PMLN ने और शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की तो उसका क्या जवाब दिया है असद उमर साहब ने, वो दिखाएं। जी जाफर साहब, आप लोग भी इतने दूध के धुले नहीं हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं ये सारा कुछ आपका किया धरा है, आपके करतूत इस तरह रहे माजी में तो आज वो भुगतना इमरान खान की हुकूमत को पड़ रहा है। अगर आपने अच्छा मुल्क छोड़ा होता तो ये सब कुछ ना उठाना पड़ता बोझ। देखिए मेरे पास साहब, जितने निकम्मे लोग होते हैं जिनके पास अपना किया हुआ कुछ नहीं, वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं। असद उमर साहब उन 200 अफराद में से वो हैं जो अभी मंजर आम पर आए हैं। बाकी 199 अभी इमरान खान साहब के हीरे कहीं छुपे हुए हैं, वो कब आएंगे और क्या करेंगे। कितनी वजारतें बदली गई, कहाँ कहाँ इनकी नालायकियां सामने आई। ये भले अपने जो अंदाज अपनाना चाहें, चीखना चलाना चाहें। पूछा सवाल ये गया था कि जो हॉस्पिटल्स इंपोर्ट करते हैं मशीनरी, आपने 17% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। इवन जो चैरिटेबल इदारे हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो वेलफेयर का काम करते हैं, जो बिजनेस नहीं करते, पब्लिक सेक्टर वाले जो हैं वो भी बिजनेस नहीं करते, पब्लिक, प्राइवेट और चैरिटेबल सब के ऊपर 17% टैक्स लगाया कि अगर कोई वो इक्विपमेंट मेडिकल का कोई मशीनरी बाहर से मंगाते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। कपास के ऊपर, कपास के बीज के ऊपर कोई चीज ऐसी छोड़ी है जिसके ऊपर नहीं लगाया। अब जब इन सवालों का पूछेंगे, जब आप ये पूछेंगे कि हमारी वो जो गंदम हमने जखीरा करके रखी थी आपने एक्सपोर्ट कर दी और फिर आप महंगे दामों इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी के पास है जवाब। अलीमाबाजी की करप्शन का है जवाब। ये 98 लाख टैक्स कैपिटल गेन कहाँ से किया है जवाब। जहांगीर तरीन साहब की, खुसरो मुख्तियार की दिहाड़ियां लगी है किसी के पास जवाब। और फिर इन सब से बढ़कर आप देखिए ना कि इनके जो चाहने और लाने वाले हैं, उन्हें अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पसंद हैं, उन्हें उस्मान बुज़दार पसंद हैं, उन्हें इमरान खान पसंद हैं, उन्हें जो है वो महमूद खान पसंद हैं, तो उन्हें असद उमर भी पसंद होंगे, मुराद सईद भी पसंद होंगे, जो सिर्फ चीखते चलाते रहें, काम करके कुछ नहीं दिखाएंगे। इन्होंने जिस तबाही का जो है वो सारा मंजरनामा आज जो नजर आ रहा है मुझे और आपको, और आपने तो अपने प्रोग्राम का नाम भी बड़े शौक से तब्दीली के साथ रखा होगा, तो अब मेरा ख्याल है आपको ये भी शायद बदलना ही पड़े। तब तो आपके भी ख्यालात यही थे कि बस ये देखिए ना इमरान खान साहब आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तो अब आप भी उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। निकम्मे और नालायक लोग अपनी कारकर्दगी जब बयान न कर सकें तो सिर्फ चीखते और चलाते हैं। राइट। अच्छा धामरा साहब, 25 जनवरी को PDM की मीटिंग तो हो रही है लॉन्ग मार्च की तारीख और अपनी प्लान के ऊपर बात करने के लिए। पीपल्स पार्टी की तारीख 27 फरवरी है। PDM मुमकिन है आपसे कुछ दिन बाद या मजीद इसको अप्रैल या मई में लेकर जाए, लेकिन 25 को फैसला होगा। तो ये वजह क्या है कि आपने अपना रास्ता इनसे जुदा कर, जब आपकी मंजिल एक है और मकसद एक है कि जी इमरान खान साहब को हटाया जाए, बहुत बुरे हुक्मरान हैं और मुल्क को बचाया जाए। जब मंजिल एक है तो रास्ते आपने अलग-अलग क्यों बना लिए हैं? देखें मेरे पास, हम PDM का हिस्सा नहीं हैं, हम अपोजिशन ज़रूर हैं और मुझे PDM की क़यादत का, उनकी अपोजिशन वाली हैसियत का एहतराम भी है अपनी जगह पे। हमने ज़ाहिर 27 को, क्योंकि पीपल्स पार्टी या PDM का हिस्सा नहीं है, हमने ऐलान किया हुआ है और मकसद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रेशर डालना है। और उन्होंने जिस पार्लियामेंट ने 73 का आइन बहाल किया था, बनाया था, जिसने 73 के आइन को बहाल किया 18th अमेंडमेंट में, जिसको पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए पार्लियामेंट, उसने मुआशी हमला किया हुआ है कल मिनी बजट की पेश में। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हों, पार्लियामेंट के बाहर हों, उनको बाहर निकलना चाहिए, अपनी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक निकलना चाहिए। अभी तो टाइम पड़ा है, ये सिर्फ 2 अपोजिशन के कुव्वतों का मामला नहीं है।
पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपोजिशन से राब्ते में हैं और हो सकता है कि इन मार्चेस में आपको खुद पीटीआई के वो लोग भी नजर आए जो अच्छा। अब टॉक शो या ऐवानों के अंदर पीटीआई की हुकूमत से नाला हैं। उनके ऊपर अभी आपने जो क्लिप दिखाए नूर आलम खान के, जवाद साहब के जो टॉक शो में बोलते हैं, अभी तो ऐलान हुए हैं, आप आगे देखिएगा कि किस तरह इनके लोग भी इस एहतजाज में शामिल होंगे। अगर नहीं हुए, उन्होंने अवाम की इस बात की हिमायत नहीं की, तो देखना ये अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। वो लोग जिनको अवाम का गुस्सा अपने हलकों में कम करना है, अवाम की रियल तर्जुमानी करनी है, वो अपोजिशन की इस मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। और मैं दावत देता हूं कि जो लोग सोच रहे हैं या राब्ते कर रहे हैं कि आप खुल के सामने आ जाएं, अब इस कश्ती में बैठना खुद आपको अपने हलके में जाने के लिए महरूम कर देगी, बहुत देर हो जाएगी। अच्छा धामरा साहब, आप तो चले 27 फरवरी को निकलेंगे सो निकलेंगे, जो आज आपके खिलाफ सारी ऑपोजिशन कराची में निकली हुई है, जो बलदियाती कानून आप लेकर आए हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? जी, बलदियाती कानून के तहत में अपोजिशन जो सिंध में एहतजाज कर रही है उसको मुनाजरे का चैलेंज देता हूं। अच्छा। आपके चैनल की तवसत से कि बोल्ड टीवी जज बन जाए और लाइव दिखाए कि माजी के जो 2013 का जो कानून जिसके तहत ये सारे इलेक्शन लड़े हैं, दो मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहे हैं, इस मरतबा हमें तो सूट कर रहा था कराची में कि हम डीएमसी के थ्रू इलेक्शन लड़े, मगर इन्होंने कहा कि जी नहीं, टाउन सिस्टम करें, तो हमने टाउन सिस्टम किया। फिर गवर्नर ने कहा कि जी अदर पर्सन नहीं आएगा, माजी में तो ऐसा हुआ था, मगर यहां पे ये कदगन लगाई कि नहीं होगा। हमने कहा कि ठीक है, सीक्रेट वोट होगा, हमने कहा कि जी ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आए मिल बैठ के बात करें। इनको बात नहीं करनी, इनको ये सूट सियासत करती है कि वो लिसानियत की सियासत करे, ये शोर शराबे की सियासत करे। टेबल पे बैठे, आप इनसे राब्ता करें, ठीक है, हम आके बात करते हैं। सिंध गवर्नमेंट बात करती है, बिल्कुल जो सही सूबाई चले, ये उनके अच्छी बात है कि आपकी तरफ से बॉडी के नुमाइंदों को पंजाब में ऑर्डिनेंस है, सिंध का कोई कानून नहीं है, इस्लामाबाद में ऑर्डिनेंस है, केपीके के अंदर ये डीसी और एसी के थ्रू चलाना चाहते हैं। अब हम राब्ता करेंगे, आपकी तरफ से गैर मशरूत पेशकश आई है, हम राब्ता करेंगे जमात इस्लामी, पीटीआई और जीडीए के नुमाइंदगी से कि अगर वो आके इसके ऊपर बात करना चाहें, और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आपने सही कानून लेकर आए हैं, तो वो आज के ऊपर सारा दिन शोर मचाते रहे। कहां से हमला हुआ है कराची के ऊपर, ये डिबेट करने के लिए हम तैयार। फैजुल्लाह कबोका साहब, दो तरह के प्रेशर, एक बल्कि तीन प्रेशर कर, बल्कि चार प्रेशर कर ले, खैर प्रेशर ही प्रेशर है, क्या कहें। एक तो महंगाई का एक ओवरऑल प्रेशर पड़ रहा है हुकूमत के ऊपर, दूसरा प्रेशर आपके अपनी पार्टी के अंदर से है, इत्तेहादियों का प्रेशर है, तीसरा 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का शुरू हो जाएगा, चौथा जो है वो पीडीएम का शुरू हो जाएगा। तो ये आपको सुकून, ये जो आपके लिए इक़्तिदार है, ये अब फूलों की सेज तो नहीं रहेगी, कांडों का बिस्तर बन जाएगा। देखिए, जो अमीर अब्बास ये इक़्तिदार है हमारे लिए, ये पहले दिन से ही कांटों की सेज है। और जो कुछ जिन हालात में इस मुल्क को ये छोड़ के गए, बहुत दफ़ा उसके ऊपर बात भी हो चुकी, और सारे पाकिस्तान के लोग जानते हैं जो पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने किया। शायद जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे वो भी शायद इस मुल्क को उस तरह से लूट के नहीं गए जैसे इन्होंने इस मुल्क के साथ किया। तो अभी आप बात कर रहे थे कि इनका मकसद एक है, आपकी मंजिल एक है, इसमें कोई शक नहीं। स्टेट बैंक इनका मकसद, बात सुन लीजिए ना यार, इस तरह बात ना की करें। आपने बातें की है, मैंने कोई इंटरफेयर किया है किसी बात? आप बात कर ले, मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं, फरमाए आप। अच्छा, अमीर बास, स्टेट बैंक किसने बेची? ये टाइम महदूद होता है ना, मैं आपके तौर पर तो आप गलत बयानी करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगा। मैं कह रहा हूँ स्टेट बैंक किसने बेची? इस मुल्क की खुद मुख्तारी किसने बेची? इसका भी जवाब। कश्मीर किसने बेचा, ये भी बताएं। ना खुद मुख्तारी बिकी है, ना स्टेट बैंक बिका है। हर चीज पाकिस्तान हुकूमत के कंट्रोल में है, और किसी किस्म का कोई, ये सब प्रोपेगेंडा है, सब बकवास है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का पता ही नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे किसी बात का पता नहीं है, आप तरदीद करते हैं। और सर वो आपको धामरा साहब, कमोका साहब पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं, चेयरमैन भी है स्टैंडिंग कमेटी के ऑन फाइनेंस, में मौजूद थे जब ये बिल पास हुआ है। ठीक है, स्टेट बैंक का बिल, उसमें तोशा खाना का पता नहीं है, तोशा खाना का पता नहीं है, तोशा खाना का पता नहीं है पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब को। बात कर लेने दें धामरा साहब, बात सुने। मकसद सिर्फ एक है कि दोबारा इक़्तिदार हासिल किया जाए,
और इक़्तिदार हासिल करके फिर से वही लूट खसूट का धंधा किया जाए, जाती तौर पर मुझे आपके लिए एहतराम है, मुझे आपके लिए एहतराम है। ये सारा कुछ वही करना चाहते हैं और ये एक दूसरे को भी उसमें हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लूट खसूट हम अकेले करें और कोई और दूसरा उसमें शामिल ना हो। इनकी सिर्फ ये लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कबोका साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इनकी मंजिल, नियत, मकसद गलत है तो उसको फायदा पहुंच रहा है आपकी महंगाई और गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से? अगर आपकी हुकूमत सब यस होगी तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। महंगाई की बात करूं तो पूरी दुनिया में इस वक्त 100 साल के रिकॉर्ड अमीर अब्बास अहमद जवाद किस पार्टी का है? पाकिस्तान का इशू नहीं है महंगाई, पूरी दुनिया का इशू है। कोविड-19 की वजह से अगर कहता हूँ इमरान खान हुकूमत में ना होते और अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद ना करता इमरान खान की शक्ल में, तो शायद आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट हो चुकी हुई होती। पाकिस्तान एक बैंकरप्ट मुल्क होता। अल्लाह माफ करे इस अज़ाब इलाही से, अल्लाह माफ करे। ये आपका लीडर होगा, मगर कौम के साथ आपने हालत की है और आप उसको अच्छा कर रहे हैं। आपको अपने हल्के में नहीं जाना, आपने अपने हल्के में नहीं जाना कि एक जुल्म करें और उसके ऊपर आप फखरे अंदाज में बात करें। ये तो ज्यादती ना करें, ये तो ज्यादती ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आजिज दाजुल्ला कमोका साहब, जाफर इकबाल साहब, वक्त की कमी थी, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।